हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम पक्षियों के महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विषय में अध्ययन करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ने से पहले हम इसकी बाहरी संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे कि बाहरी संरचना में कौन कौन से महासागर, सागर, महाद्वीप और द्वीप इसके आसपास लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यदि पश्चिम की ओर जाएं तो यहां पर प्रशांत महासागर स्थित है। पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यदि हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में कैरिबियन सागर है और दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में दक्षिण सागर है। अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 3 महासागर और 1 सागर से घिरा हुआ है। 3 महासागर की बात की, कौन कौन से? पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण में दक्षिण सागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर। अब हम महाद्वीपों की बात करते हैं तो महाद्वीप, 2 महाद्वीप यहां पे लगे हुए हैं। एक दक्षिण में लगा हुआ है जिसे बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, और एक उत्तर में लगा हुआ है जिसे बोलते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उससे क्या है, लगे हुए हैं और किन्हीं जलसंधियों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने इसकी बाहरी संरचना का अध्ययन किया। अब हम कुछ जलसंधियों का अध्ययन करते हैं जो जलसंधियां इन महासागरों को और सागरों को आपस में जोड़ती हैं और इन महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करती हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर की बात करते हैं तो यहां पर है सुएज नहर, पनामा नहर। और पनामा नहर क्या कर रही है? कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। अलग किस किस को कर रही है? तो उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से क्या कर रही है? अलग कर रही है। कौन सी नहर? पनामा नहर। और पनामा नहर के विषय में मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह लॉकिंग प्रणाली पर आधारित है। क्लियर है? पनामा नहर के बाद में एक यहां पर जलसंधि है जिसे बोला जाता है मैगलन जलसंधि। क्या बोला जाता है? मैगलन जलसंधि। और मैगलन जलसंधि दक्षिण अमेरिका को टेरा डेल फियागो, ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसे बोला जाता है टेरा डेल फियागो। तो किसको अलग कर रही है? दक्षिणी अमेरिका को टेरा डेल फियागो से अलग करती है मैगलन जलसंधि। अब जोड़ती किस किस को है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। दिख रहा है आपको? इधर प्रशांत महासागर है, यहां अटलांटिक महासागर है। और ये जो मैगलन जलसंधि है वो इन दोनों महासागरों को आपस में जोड़ती है। और अलग किस किस को कर रही है? टेरा डेल फियागो को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। क्लियर है? इसके बाद इसका जो दक्षिण अमेरिका का अंतरिम बिंदु होता है ये बोला जाता है केप हॉर्न अंतरा द्वीप। क्या कहलाता है? केप हॉर्न अंतरा द्वीप। ये वाला जो बिंदु है केप हॉर्न अंतरा द्वीप। अंतिम बिंदु पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अमेरिका का अंतरिम बिंदु क्या है, तो केप ऑफ अंतरा द्वीप। दोस्तों, इसके बाद ये 2 जलसंधियां थी जिनको हमने दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत पढ़ा। जलसंधियों के बाद हम दक्षिण अमेरिका में जो मकर रेखा है और जो विषुवत रेखा है जो इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है उनका अध्ययन करते हैं कि आखिर ये रेखाएं दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों की सीमा को टच करते हुए जाती है। तो दोस्तों, रेखाओं में जो विषुवत रेखा है इसके उत्तर में इधर से गुजरती है और जो मकर रेखा है वो यहां से गुजरती है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और ये 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है वो क्या कहलाता है? मकर रेखा कहलाती है। अब प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि विषुवत रेखा और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किन किन देशों की सीमा को टच करते हुए जाती है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम विषुवत रेखा की बात करते हैं। तो दोस्तों, विषुवत रेखा
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों की सीमा को टच करते हुए जाती है। पहला देश आता है इक्वाडोर, दूसरा आता है कोलंबिया और तीसरा आता है ब्राजील। कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, हम कर सकते हैं एक बार। ए से आ जाएगा इक्वाडोर, का से आ जाएगा कोलंबिया और बार से आ जाएगा ब्राजील। तो एक बार से आपको याद हो जाएगा कि एक बार में क्या हो जाएगा, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कितने देशों की सीमा से? 3 देशों की सीमा से। टोटल विश्व की बात नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात चल रही है। क्लियर है? हमने अफ्रीका महाद्वीप के देश भी पढ़े थे, एक बार मैं याद दिला देना चाहता हूं आपको कि यहां पे क्या हो गए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। जब हम अफ्रीका में महाद्वीप में जाते हैं तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था? गैविन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ट्रिक ये थी, एक बार जी के जिए कैसे। क्लियर है? अब आते हैं हम मकर रेखा पर। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों की सीमा को टच करते हुए जाती है। आखिर वो 4 देश कौन कौन से हैं? तो यहां आपको दिख रहा है ये चिली, जो मिर्ची के समान दिखाई दे रहा है। तो चिली के बाद आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद आता है पराग्वे और पराग्वे के बाद आता है ब्राजील। दोस्तों ब्राजील जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और इसकी सीमा यहां तक है, ध्यान रखिएगा। तो ब्राजील देश ऐसा है जो विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों पर स्थित है। क्लियर है? पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों पर स्थित है, तो कौन सा है? ब्राजील है। क्लियर है? ये दोनों में पढ़ने को आएगा। अब मकर रेखा के कौन कौन से देश थे? तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। तो ये 4 देशों की सीमा से कौन सी रेखा होकर गुजर रही है? मकर रेखा होकर गुजर रही है। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जल संधियों का अध्ययन किया। जल संधियों के साथ साथ इसका हमने विषुवत रेखा और मकर रेखा किन किन देशों की सीमा से गुजर रही है इसका भी अध्ययन किया। आगे हम फिजिकल मैपिंग के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान और झीलों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं, उन पर कौन कौन सी ज्वालामुखी चोटियां हैं या ज्वालामुखी पर्वत स्थित हैं। उसके बाद कौन कौन से पठार हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है। फिर मैदान की आखिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत किस तरीके के मैदान पाए जाते हैं, किस तरीके से मतलब उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान जो हैं इनमें अंतर मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्वत। तो दोस्तों यहां पर सबसे फेमस एक ही पर्वत है जिसे कहा जाता है एंडीज पर्वत। दोस्तों एंडीज पर्वत यदि लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। इसकी यह विशेषता है कि विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो ये दक्षिण अमेरिका की तो है ही साथ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहां की एक विशेषता और है, यहां पर लामा नामक ऊंट की प्रजाति पाई जाती है, लामा ऊंट। तो पूछा जाता है लामा नामक ऊंट की प्रजाति कहां पर पाई जाती है? तो कहां पर पाई जाती है? एंडीज पर्वत पर पाई जाती है। अब एंडीज पर्वत की हम बात करें तो एंडीज पर्वत पर कुछ ज्वालामुखी और कुछ चोटियां स्थित हैं। तो इसके साथ ही साथ हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो भी ज्वालामुखी आती हैं उनका भी अध्ययन साथ में करते चलते हैं। तो यहां देखते हैं ये देश आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं इक्वाडोर। और इक्वाडोर के अंतर्गत 2 ज्वालामुखियां आती हैं। एक आती है चिम्बाराजो, कौन सी? चिम्बाराजो। और एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसे बोला जाता है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। तो चिम्बाराजो मतलब चिमा जाना, बुंदेलखंडी में बोला जाता है चिमा जाना। चिम्बाराजो मतलब यह क्या है? शांत ज्वालामुखी है। क्लियर है? अब बात आती है शांत और सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं। तो 2 मिनट में मैं इनकी परिभाषा बता देता हूं कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें
एक बार उद्भव हुआ है और लगातार उनसे लावा निकलता रहता है, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे एक बार तो लावा निकला लेकिन बहुत समय से बंद पड़े हुए हैं, लेकिन कालांतर में इनमें उद्भेदन होना संभव हो सकता है, उन्हें बोला जाता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। और तीसरा आता है शांत ज्वालामुखी, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार तो सक्रिय हुए लेकिन उसके बाद शांत हो गए और उनका जो मुख था जिसे क्रेटर कहा जाता है ये बंद हो गया है, तो इसमें पानी भर जाने के कारण ये क्रेटर झील में क्या हो गया है, तब्दील हो गया है, बदल गया है। तो ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। दो शब्दावली और बता देता हूं कि इसका जो मुंह होता है वो क्रेटर कहलाता है, और जब क्रेटर में बहुत तीव्र विस्फोट होता है और इसका ये मुंह जो होता है बड़ा हो जाता है तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। ये जब हम ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे तो उसके अंतर्गत इन शब्दावलियों को पढ़ेंगे। तो हमने दो ज्वालामुखी पढ़ी हैं, एक चिम्बाराजो ज्वालामुखी और एक कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। तो ये पूछ लिए जाते हैं कि चिम्बाराजो ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है या कहां पर स्थित है। तो चिम्बाराजो ज्वालामुखी कहां है, इक्वाडोर में है, और इक्वाडोर कहां आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। दूसरा कोटोपैक्सी कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये कहां पर आता है, ये भी इक्वाडोर में आता है, और इक्वाडोर कहां पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसके बाद हम एंडीज पर्वतमाला में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यहां अर्जेंटीना और चिली, ये पर्वत जो है ऐसा फैला हुआ है, और अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर दो पर्वत श्रृंखला, दो चोटियां हैं। एक है ओजस डेल सलाडो, क्या है, ओजस डेल सलाडो, और दूसरी है एकांकागुआ। तो ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखना, यदि प्रश्न आता है कि सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजस डेल सलाडो है। दूसरा एकांकागुआ सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, अर्थात ये, तो यहां कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो, और एकांकागुआ सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। मतलब एक पर्वत है, पर्वत की ऊंचाई ये है और इसके ऊपर स्थित क्या है, ये ज्वालामुखी है, इसलिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। कौन सी, एकांकागुआ। तो प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, एकांकागुआ। क्लियर है। कैसा ज्वालामुखी है, तो शांत ज्वालामुखी है। क्लियर है। तो ये चार ज्वालामुखी पर्वत हैं जिन्हें हमें दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत पढ़ना है। एक पर्वत श्रृंखला है जिसे एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं, और जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इसको भी हम दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। पर्वतों के बाद हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पठारों का। तो दोस्तों, पठारों की बात हम करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत सिर्फ हमें दो प्रकार के पठार पढ़ने पड़ते हैं, मतलब सिर्फ दो ही पठारों का अध्ययन करना होता है। एक पठार है बोलिविया का पठार, जो कि बोलिविया देश के अंतर्गत आता है, और बोलिविया के पठार में टिन धातु की अधिकता है। यहां पर क्या है, उत्खनन में टिन धातु बहुत ज्यादा मात्रा में निकाली जाती है। दूसरे पठार की बात करते हैं तो चिली में आता है, जिसे बोला जाता है चुकी माता का पठार। क्या बोला जाता है, चुकी माता का पठार। और चुकी माता के पठार में तांबे धातु की अधिकता पाई जाती है, मतलब यहां पर तांबे के भंडार पाए जाते हैं। तो प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि चुकी माता का पठार कहां पर आता है या बोलिविया का पठार कहां पर आता है। तो बोलिविया तो देश के आधार पर है, तो वो आपसे देश नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, या फिर प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि इसके अंतर्गत किस धातु की अधिकता है। तो ध्यान रखना, बोलिविया के पठार में टिन धातु और चुकी माता के पठार में तांबे धातु की अधिकता पाई जाती है। तो पठारों के बाद फिर स्थान किसका आता है, मैदानों का। अब हम
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत मैदानों का अध्ययन करते हैं। तो मैदान तो नॉर्मली पाए जाते हैं, लेकिन यहां की विशेषता यह है कि यहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं। और घास के मैदानों में दोनों प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाएंगे और एक शीतोष्ण कटिबंधीय भी पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं? जो तीनों रेखाओं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाएंगे, वो कैसे होंगे? उष्ण होंगे। और जो इनके ऊपर या नीचे पाए जाएंगे वो शीतोष्ण होंगे। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति ऐसी है कि ये दोनों के बीच में भी आता है और नीचे भी आता है। तो यहां पर जो घास के मैदान हैं वो उष्ण कटिबंधीय भी होंगे और शीतोष्ण कटिबंधीय भी होंगे। चलिए हम इनका अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से घास के मैदान हैं जो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला लानोस है, यहां पर वेनेजुएला में आता है लानोस। कैसे होंगे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर यह विषुवत रेखा है, मकर रेखा है, यह विषुवत रेखा है और ऊपर क्या है? कर्क रेखा है। तो इनके बीच में ही है लानोस, इसलिए कैसे होंगे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। फिर उसके बाद ब्राजील में आता है कंपास। कंपास भी कैसे होंगे? ये भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। ठीक है। कंपास के बाद आता है ग्रान चाको, जो कि अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा पे आता है। ग्रान चाको। ग्रान चाको में गेहूं के भंडारण भी पाए जाते हैं, अर्थात इसे गेहूं की दलिया भी कहा जाता है। किसे? ग्रान चाको को। कैसे होंगे? उष्ण या शीतोष्ण? तो ये उष्ण कटिबंधीय ही होंगे। क्यों? क्योंकि यह मकर रेखा पर स्थित है। क्लियर है। उसके बाद एक और घास के मैदान है जो अर्जेंटीना में आते हैं, जिन्हें बोला जाता है पंपास। और पंपास कैसे होंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। क्यों? क्योंकि यह मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है। कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर दो नाम मिलते हैं, एक कंपास मिलता है और एक पंपास मिलता है। तो कभी कभी हम भूलवश मिस्टेक कर जाते हैं, उसने पूछा पंपास और हम लगा देते हैं कंपास। तो ध्यान रखना है, कंपास उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। दूसरे प्रकार से प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि यह घास के मैदान कहां पर है। पूछा जाएगा लानोस घास के मैदान कहां पर है, पंपास कहां पर है, कंपास कहां पर है, ग्रान चाको कहां पर है। क्लियर है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि कौन से घास के मैदान कहां पर स्थित हैं। मैदानों के बाद हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की झीलों का अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो आपको झील दिख रही है उसे बोला जाता है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, अर्थात ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील है जिसमें नौकागम्य किया जाता है। क्लियर है। तो टिटिकाका झील है। प्रश्न एक ऐसा भी बनता है कि टिटिकाका झील कहां पर है। तो टिटिकाका झील कहां पर है? बोलिविया और पेरू की सीमा पर है। क्लियर है। और बोलिविया पेरू ना पूछे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। क्लियर है। फिर एक झील है मराकेबो झील। मराकेबो झील। और दोस्तों मराकेबो झील में पेट्रोलियम के भंडारण पाए जाते हैं और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो इसकी दोनों विशेषताएं आपको याद रखना है कि यह क्या क्या है। यहां पर पेट्रोलियम के भंडार हैं, यहां से पेट्रोलियम का उत्खनन किया जाता है। दूसरा, यह दक्षिण अमेरिका की क्या है? सबसे बड़ी झील है। क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने पर्वत, पठार, मैदान और झीलों का अध्ययन किया। अब इसके साथ ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में नदियां भी हैं, कुछ नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं। हम उनको भी साथ में ही देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको यहां पर बताया था, एक पर्वत श्रृंखला थी जिसे बोला जाता था एंडीज पर्वत श्रृंखला।
और एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसे बोला जाता है अमेजन नदी। और अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और यदि आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न पूछा जाता है कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। कहां पर जाकर गिर रही है? तो अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। क्लियर है? यहां पर ये जो आपको दिख रहा है गुयाना उच्च भूमि है। क्या है? गुयाना उच्च भूमि। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको समझने में आसानी होगी। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है यहां पर गुयाना उच्च भूमि है। उच्च भूमि मतलब क्या होता है? पठार से निचला वाला क्षेत्र और मैदानों से उठा हुआ क्षेत्र। मैदानों से जिसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा हो और पठारों से क्या हो? कम हो, तो वो उच्च भूमियां कहलाती हैं। ये पठारों के ही भाग कहलाते हैं। और गुयाना उच्च भूमि से एक नदी निकलती है जिसे बोला जाता है ओरिनोको नदी। और ओरिनोको नदी की एक नदी है सहायक जिसे कहा जाता है कैरो नदी। और कैरो नदी पर एक जलप्रपात है जिसे बोला जाता है एंजिल जलप्रपात, साल्ट एंजिल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जामों में कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ऑप्शन में आपको कैरो नदी मिलता है तो आपको कैरो नदी लगाना है, यदि ओरिनोको नदी मिलता है तो ओरिनोको नदी लगाना है। क्यों? क्योंकि कैरो नदी ओरिनोको नदी की ही सहायक है। अब यदि एग्जामिनर थोड़ा ज्यादा चंट निकला और उसने दोनों ऑप्शन में दे दिए, आपने बोला सर ने तो दोनों पढ़ाए थे, ये मिले तो ये लगा देना, ये मिले तो ये लगा देना, अब उसने ऑप्शन में दोनों दे दिए, अब क्या लगाएं? तो बोथ नहीं लगाना है, दोनों को नहीं लगाना है, फिर आपको लगाना है कैरो नदी। क्यों लगाना है? क्योंकि जब कभी आपसे पता पूछा जाता है कि आप कहां से हो, मान लो आप दक्षिण अमेरिका घूमने गए, आपसे पूछा आप कहां से हो, तो आप क्या बोलोगे? एशिया महाद्वीप से। अब वो बोलेगा अच्छा एशिया महाद्वीप में कहां से हो, तो आप क्या बोलोगे? भारत से। बोले अच्छा भारत में कहां से हो, फिर आप क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश से। बोलेगा मध्य प्रदेश में कहां से हो, तो बोलोगे इंदौर से। तो मतलब क्या हो रहा है? आप धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हो। अब यदि वो आपके सामने 4 ऑप्शन रखता है और पूछता है कि आप कहां से हो, और उसमें लिखता है वो एशिया, भारत, मध्य प्रदेश या इंदौर, तो आप क्या लगाओगे ऑप्शन में? हैं तो सभी सही, लेकिन सबसे करीब आपके क्या बैठता है? आपके करीब बैठता है इंदौर, तो आप क्या लगाओगे? इंदौर। क्लियर है? या आप जहां से हो, ये मत सोचना कि इंदौर मतलब इंदौर आप भी इंदौर से, नहीं, आप जहां से हो आपको वो लगाना है। समझ रहे हो ना? तो ये जो ऑप्शन में जो सबसे करीब का होता है हमें वो लगाना होता है। तो एग्जामिनर क्या होता है, कुछ ज्यादा ही तेज होते हैं दिमाग के, और वो क्या करते हैं आपसे इस तरीके के क्वेश्चन उलझाने के लिए पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि साल्ट एंजिल जलप्रपात जो है वो कैरो नदी पर है, और कैरो नदी ओरिनोको नदी की सहायक नदी है। और ओरिनोको नदी कहां से निकल रही है? तो ये गुयाना उच्च भूमि से निकल रही है। क्लियर है? और जा कहां रही है? ये ऊपर जा रही है। इसके बाद ब्राजील में ब्राजीलियन उच्च भूमि है। ब्राजीलियन उच्च भूमि, और ब्राजीलियन उच्च भूमि से और उसके नीचे से कुछ नदियां निकलती हैं, जिसमें एक नदी है पराग्वे नदी, पराग्वे नदी, एक नदी है पराना नदी, और एक है उरुग्वे नदी। तो ये 3 नदियां निकलती हैं, और तीनों नदियां जाके ये जो स्थान आपको दिख रहा है ये, इसे बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा। तो रियो डी ला प्लाटा में जाकर गिर जाती हैं।
तो क्लियर है, हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत 3 नदियों का अध्ययन किया है। कहा जाए तो हैं तो 5 या 6 नदी, लेकिन मुख्यतः उनको हम 3 नदियां ही मान के चलते हैं। एक हमने अमेजन नदी पढ़ी, जो कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी हमने ओरिनोको नदी पढ़ी, और इसकी एक सहायक नदी थी कैरो नदी, जिस पर साल्ट एंजल जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया पराग्वे, पराना और उरुग्वे नदियों का, जो कि रियो डी ला प्लाटा में जाकर गिर रही हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम कुछ मरुस्थलों का भी अध्ययन कर लेते हैं कि आखिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से मरुस्थल हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मरुस्थल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो विषुवत रेखा आपको दिख रही है, इसके आसपास जो उष्ण कटिबंधीय वन हैं उन्हें शैलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैलवास कहा जाता है। ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय वन है। तो पूछ लिया जाता है कि शैलवास क्या है? घास की भूमियां हैं, उष्ण कटिबंधीय वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, या शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय वन है। कहां पर पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कहां पाए जाते हैं? इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले मरुस्थलों को। तो दोस्तों, यहां पर 2 मरुस्थल हैं। एक मरुस्थल आता है आपका आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल। दोस्तों, आटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। मतलब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा है? आपका आटाकामा का मरुस्थल है। क्लियर है। कहां आता है? चिली के अंतर्गत आता है। क्लियर है। आटाकामा के मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो यहां की एक विशेषता और है, यहां पर नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार पाए जाते हैं? नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। तो ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा का मरुस्थल है। दूसरा, नाइट्रेट के भंडार किस मरुस्थल के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? आटाकामा के मरुस्थल के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला मरुस्थल है पेंटागोनिया का मरुस्थल, जो कि अर्जेंटीना के अंतर्गत आता है। क्या नाम है इसका? पेंटागोनिया का मरुस्थल। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर स्थित है। सीधा सीधा आपसे महाद्वीप पूछा जाता है कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सिर्फ हमें 2 मरुस्थलों को पढ़ना है। कौन कौन से? एक आटाकामा का मरुस्थल और एक पेंटागोनिया का मरुस्थल। क्लियर है। अब प्रश्न एक ये भी उठता है कि आखिर कैसे मरुस्थल हैं? उष्ण कटिबंधीय हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। तो दोस्तों, पेंटागोनिया जो है, यहां देखिए आप, ये मकर रेखा है, मकर रेखा के नीचे स्थित है, और नीचे स्थित होने के कारण कैसा होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा। और आटाकामा का मरुस्थल कैसा होगा? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा, क्योंकि यह मकर रेखा पर स्थित है। और मकर रेखा और कर्क रेखा के यदि बीच में देखें तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और इन दोनों के ऊपर और नीचे की बात करें तो किरणें कैसी होती हैं? क्षैतिज पड़ती हैं, जिस कारण से टेम्परेचर में या तापमान में क्या आती है? कमी आती है। क्लियर है। तो यदि आपसे यह पूछा जाता है किस प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति आपको ध्यान रखना है। रटने वाली कोई बात नहीं है, बस आप लोकेशन याद रखिए और ये रखिए कि सूर्य की सीधी किरणें कहां कहां पर पड़ती हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ती हैं। इसके ऊपर जो कुछ होगा वहां पर तिरछी होंगी, और इसके जो कुछ नीचे होगा उस पर भी तिरछी होंगी। क्लियर है। तो ये 2 मरुस्थल हैं जिनके विषय में हमें अध्ययन करना था। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक विशेषताओं के अंतर्गत इतनी ही चीजों का हमें अध्ययन करना होता है और इनसे ही प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, इनके साथ ही हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आज समाप्त होता है। अगले महाद्वीप की ओर हम बढ़ेंगे और उस महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप, और उसके विषय में हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।